ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी एंड हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का आपको डे 4 तक वीडियो अवेलेबल हो चुके हैं। आज जो हमारा है वो डे 5 का वीडियो अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, मैं जितने भी सेक्शन बी सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सारी चीजों पे डिस्कशन कर रहा हूं, है ना। देन मैं डिटेल क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा जहां पे मैंने आपको बोला था स्टाफिंग डायरेक्टिंग चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, मैंने जिस स्टेप से बताया था ना बिल्कुल उसी तरीके से आपको तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि डे 4 तक का अगर आपका वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ठीक है, इसके बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये चीज आपको उस टाइम पे रियलाइज हो, उससे अच्छा अभी रियलाइज करके आप तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, ओके चलिए शुरू करेंगे आज के क्वेश्चन को। और एक चीज का ध्यान रखना कि भाई मेहनत चालू रखना। ठीक है, मेहनत अच्छी तरीके से करते रहना। क्या होता है ना कि कभी कभी हम है ना थोड़ा सा भटकना शुरू हो जाते हैं, बीच में कुछ प्रोग्राम्स आ जाते हैं, बीच में कुछ ऐसा कुछ माहौल बन जाता है जिसके कारण क्या होता है ना कि हम अपने चीजों से भटकना शुरू हो जाता है। भूलना मत कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी चालू किए हो और उसको खत्म करके दम लोगे, एग्जाम दोगे, मजे में मार्क्स अपने हिसाब से बना के आओगे, रिजल्ट है ना। त्याग करना पड़ता है बाबू, या तो सपनों की करो या नींद की करो, वो तो आपको चुनना है। लेकिन मेरे हिसाब से आप सपनों का त्याग मत करना, नींद का ही त्याग करना है ना। रात दिन एक कर दो, बोर्ड एग्जाम अच्छे से निकाल लो, उसके बाद आराम से सोना 3 महीना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके सो बच्चों ध्यान देंगे, यहां पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा कि व्हाट इज ट्रेजरी बिल। अच्छा, ये ट्रेजरी बिल क्या था, याद है क्या आपको? कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, डे 4 के वीडियो में, कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है। तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि ट्रेजरी बिल होता है, कमर्शियल बिल होता है, कमर्शियल पेपर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, कॉल मनी, नोटिस मनी होता है ना। जिसमें मैंने आपको कल बोला था कि कॉल मनी एंड नोटिस मनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछे जाते हैं 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन दोनों में, है ना। और यहां पे देखिए ट्रेजरी बिल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा मिट गया, उसको देख लेते हैं अपन। देखो ट्रेजरी बिल क्या होता है भाई। तो ट्रेजरी बिल, पहली बात तो ये कि ट्रेजरी बिल किसका पार्ट है भाई? मनी मार्केट का, है ना। और मनी मार्केट का पार्ट है मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही होगा, है ना। लॉन्ग टर्म तो होगा नहीं। ये कैसा टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, ट्रेजरी बिल इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इट इज इशूड बाय आरबीआई। इशू कौन करता है इसको? आरबीआई। लेकिन आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ती है तब नहीं। इशू का मतलब होता है, देखो ट्रेजरी बिल इशू किया, पेपर पे लिख के कि हाँ भाई मैंने टी बिल इशू किया, उसके बदले में मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने टी बिल इशू किया, है ना। तो आरबीआई जो है इशू करती है जब भी गवर्नमेंट को किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी चीज में पैसे की कमी पड़ रही होती है, तो गवर्नमेंट बोलते हैं भाई मुझे पैसे की जरूरत है, तो आरबीआई को बोलता है कि भाई तुम इशू कर दो, है ना। ओके, द मैच्योरिटी डेट ऑफ ट्रेजरी बिल इज आइदर 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेजरी बिल इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। ये मेन चीज है भाई, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। समझिए, मान लीजिए किसी भी चीज का प्राइस 10 रुपया है ना। ये सपोज करते हैं ना कि इस मार्कर का प्राइस कितना है? 10 रुपया। अब बारी आती, इसको एक तो इशू किया जाता है, दूसरा रिडीम। तो इशू कर रहा हूं इसको मैं 90 रुपए में और रिडीम कर रहा हूं पार पे, मतलब 100 रुपए में। बात समझ में आ रहा है? इशू मैंने कितने में किया? 90 रुपए में, और उसी चीज को रिडीम कितने में किया? 100 रुपए में। इसको मैं प्रैक्टिकल बताता हूं। देखो मुझे पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, एक काम करता हूं, ये देख 100 रुपए का टी बिल्स मैं तेरे को इशू कर रहा हूं, मेरे को 100 रुपया दे दे। देखो मैंने इशू किया, सॉरी 100 रुपए का सामान है, तू मुझे अभी 90 रुपया दे दे, लेकिन ये जब मैं तेरे से वापस लूंगा तो मैं तुझे कितना दे दूंगा? 100 रुपया दे दूंगा। बात समझ में आया? तो मैं इशू किया 90 रुपए पे, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू 100 रुपया है, 100 रुपया। तो 100 के सामान को मैंने डिस्काउंट पे इशू किया था 90 रुपए पे, एंड रिडीम कितने पे किया? 100 रुपए पे, है ना। तो इसी को बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑल्सो नोन एज टी बिल्स। ध्यान में रखेंगे, इसमें से आप कोई भी 4 पॉइंट को 2 मार्क के लिए लिख सकते हो अगर ट्रेजरी बिल्स के लिए पूछा जाता है तो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो समझते हैं भाई, ये अगला क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द टर्म वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट क्या होता है भाई? वेटिंग लिस्ट याद कीजिए कि हम 2 टाइप के सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ रहे थे, एक था इंटरनल सोर्स, दूसरा एक्सटर्नल सोर्स, है ना। तो वेटिंग लिस्ट जो पार्ट था किसका था? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का पार्ट था,
है ना। तो उसमें क्या क्या था, प्रमोशन था, ट्रांसफर था, प्रमोशन विद ट्रांसफर था, रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज था, है ना, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉइज था, और एक पॉइंट था हमारे पास वेटिंग लिस्ट, है ना। ये सारे हमारे पास इंटरनल सोर्स होते हैं, है ना, जिसके थ्रू हम फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं, मतलब रिक्रूट कर सकते हैं लोगों को। ओके, तो वेटिंग लिस्ट होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए वेटिंग लिस्ट क्या होता है। अभी मान लीजिए मेरे कंपनी में वैकेंसी आई, ठीक है, और मेरे कंपनी में वैकेंसी आई तो मैंने बोला कि भाई इतने लोगों की जरूरत है, तो मैंने बोला 2 पोस्ट खाली है, ठीक है, लेकिन मेरे को इंटरव्यू देने टोटल 50 लोग आ गए। अब 50 लोगों में से कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो केपेबल होंगे, लेकिन मेरे को फिलहाल 2 लोगों की जरूरत है, इसलिए मैं उनको हायर नहीं कर सकता। तो जो बचे हुए लोग हैं, मान लो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया टोटल 5 लोगों को, है ना, 50 में से 5 मुझे ऐसे लगे केपेबल है, लेकिन इनमें से मैं सिर्फ कितने लोगों को रख सकता हूं अपने कंपनी में, 2 लोगों को। तो बचे हुए जो 3 लोग हैं, यही लोग क्या कौन से कंसिडरिंग में चले जाते हैं, वेटिंग लिस्ट पॉइंट में चले जाते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं कि इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ेगा तो आपको जरूर कॉल जाएगा, ठीक है। ओके, देखो, अ वेटिंग लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड इन द पास्ट बट कुड नॉट बी सेलेक्टेड। ये कैसा लिस्ट है भाई, वेटिंग लिस्ट कैसा लिस्ट है, तो ये एक ऐसा लिस्ट है कैंडिडेट्स का जिन्होंने पास्ट में अप्लाई किया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी भी कारणवश, ठीक है। सच अ लिस्ट इज यूजफुल फॉर रिक्रूटमेंट एट लेटर डेट, और वो लिस्ट का हम कब हेल्प ले सकते हैं, फ्यूचर में कभी रिक्रूटमेंट करना है तो वहां पे हमारे को यूजफुल रहेगा वो। आई होप पॉइंट क्लियर है। आगे देखिए, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स कैन बी रिक्रूटेड फ्रॉम द लिस्ट इन फ्यूचर। पॉइंट समझ में आ रहा है पूरा, है ना। तो वेटिंग लिस्ट 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना बड़ा आंसर लिखना आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सो बच्चों अगला जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, लिखा हुआ है व्हेन इज डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल। भाई डिसेंट्रलाइजेशन कैसे केस में पॉसिबल है ना, कैसे टाइप के इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज पॉसिबल है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी में कुछ लेवल्स होते हैं, है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। तो एक तो होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा जो पावर है, ऑथोरिटी है, वो पूरा किसके पास होता है, टॉप लेवल के पास। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है द ऑथोरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। 1 मार्क के क्वेश्चन में भी याद कर रहा था मैं आपको, यहां पे भी जरूरत पड़ा। देखो पूछ रहा है कि व्हेन इज डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल, कब डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है। तो मैं पहले ये बता दूंगा कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। मैं बताया भाई, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ऑथोरिटी पूरे सारे लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होना, है ना। फिर मैं बताऊंगा व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आंसर, कि जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है या तो वहां बहुत क्रूशियल तरीके का काम होता है जो एक आदमी नहीं संभाल सकता या एक लेवल वाले लोग नहीं संभाल सकते, तो उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। हर लेवल के मैनेजमेंट को हमको ऑथोरिटी देना पड़ेगा। समझ में आए। तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन कब पॉसिबल है, जब ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सेबी के बारे में पूछ रहा है कि भाई सेबी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, मैं 2 चीज बताता हूं, यहां फंक्शंस ऑफ सेबी भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी भी पूछा जाता है। आपको आंसर बिल्कुल सेम लिखना है, ठीक है। भले फंक्शन पूछे या ऑब्जेक्टिव पूछे, आपको ये 4 पॉइंट को लिखना रहेगा, याद रहेगा बात, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी पूछे या फंक्शन ऑफ सेबी पूछे, ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा 2 मार्क में जब पूछा जाए तो, ठीक है। सेबी अगर आपको याद होगा तो इसका फुल फॉर्म क्या था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब आया था, केम इनटू फोर्स ऑन 1992, 30 जनवरी 1992। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव है सेबी का, क्यों बनाया गया, क्या काम करता है। तो सेबी रेगुलेट्स ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं, जैसे एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब भाई जो भी इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है मार्केट में, है ना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कि उनको कोई हानि ना हो,
उनको कोई चीट ना करे, है ना, कोई कंपनी उनको धोखा ना दे, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखता है ना। नेक्स्ट, इट रजिस्टर्स एंड मॉनिटर्स, किसको रजिस्टर और मॉनिटर करता है? म्यूचुअल फंड को, है ना, और इनके काम को मॉनिटर किया जाता है ना, ध्यान में रहेगा चीजें। ओके, लास्ट पॉइंट, इट कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स इफ दे डू नॉट फॉलो रूल्स एंड गाइडलाइंस। अगर कोई ब्रोकर ऐसा काम कर रहा है कि रूल्स एंड गाइडलाइंस के बाहर जाके काम कर रहा है, तो उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का भी काम करता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम हैं, जैसे सारी कंपनी के अकाउंटिंग बुक को चेक करना, अगर उसको लगेगा कि कुछ गलत कर रहे हैं कोई कंपनी, तो उनको ऑडिट करवाना, है ना। तो ये सारे काम भी है, तो आप एक्स्ट्रा दिमाग में लेके जा सकते हैं कि हाँ भाई ये सारे काम भी सेबी करती है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है, या तो व्हाट डज मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड, है ना, ये भी पूछा जाता है। और या तो पता है, यहां पे आप वर्ड सुनते होंगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, है ना, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आप सारे तरीके के लिए तैयार रहना, ठीक है। ओके, मार्केटिंग मिक्स होता क्या है भाई? पहले मैं आपको बता देता हूं, सुनना ध्यान से। मैं मान लो एक प्रोड्यूसर हूं, मैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता हूं मार्केट में, है ना, और मेरे प्रोडक्ट मार्केट में बिके भी अच्छी तरीके से, लोग जाने प्रोडक्ट के बारे में, जहां जाए दुकान पे, हाँ मेरे प्रोडक्ट को खरीदना चाहे, है ना, तो उस चीज के लिए मैं बहुत सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता हूं, है ना, बहुत सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हूं, और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स। ध्यान से समझेंगे, यहां देखो, टू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन द मार्केट सक्सेसफुली, मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए सक्सेसफुल तरीके से, एंड टू मेंटेन इट्स इंपॉर्टेंस। अच्छा, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर क्या चाहता है? सिर्फ मेरे ये मार्कर मार्केट में चले जाए, खाली लॉन्च कर दो, बस। ऐसा नहीं होता, खाली लॉन्च नहीं करता। जैसे मान लीजिए शाहरुख खान सर का मूवी आता है ना, तो उनका मूवी आया, तो क्या खाली वो मूवी बना दिए और छोड़ दिए, लोग देखने चले जाते हैं क्या? नहीं, वो लोग कभी कपिल शर्मा के शो में जा रहे हैं, कभी लाइव कंसर्ट कर रहे हैं, या कुछ भी, मतलब वो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस को मेंटेन करके करना चाहते हैं, है ना, ताकि लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चले। और उसके लिए वो लोग क्या करते हैं ना, अ नंबर ऑफ पॉलिसीज दैट आर अडॉप्टेड बाय अ प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर क्या करता है? बहुत सारे पॉलिसीज अडॉप्ट करता है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, और दूसरा उसका इंपॉर्टेंस मेंटेन करने के लिए। आई होप पॉइंट क्लियर है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या चीजें हैं सर? तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। नाम याद रखिएगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। आते हैं सर यहां पे, स्टेट द टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है सर? तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, मान लीजिए कोई कंपनी ओपन हो रही है ना, कोई कंपनी ओपन हो रही है, यहां साइड में लिख लेता हूं। सपोज करते हैं कोई एक कंपनी ओपन होती है, तो उनको कैपिटल स्ट्रक्चर बैलेंस रखना पड़ता है। कुछ पैसा उधार पे रख के करते हैं, कुछ पैसा ओनरशिप के तौर पे करते हैं, मतलब इक्विटी शेयर्स इशू करके कुछ पैसा लेकर आते हैं, कुछ पैसा डिबेंचर के थ्रू लेके आते हैं, कुछ प्रेफरेंस शेयर के थ्रू लेके आते हैं, तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहां पे बोला है कि भाई टोटल टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स कितने हैं, जरा हमको बताओ। तो पहला बोलोगे कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ओनली इक्विटी शेयर। एक तो हो सकता है कि भाई खाली इक्विटी शेयर, मैं जो बोला हूं वो पूरा लिखना है, मैं जो बोला हूं पूरा। कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ ओनली इक्विटी शेयर, सिर्फ इक्विटी शेयर है ना। दूसरा क्या हो सकता है? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बोथ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों को मिला के, प्रेफरेंस शेयर भी और इक्विटी शेयर भी, ये दोनों मिला के हम अपना कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और क्या ऑप्शन है भाई? तो डिबेंचर इशू करके लेके आ जाओ, और साथ में इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को तो तुम मिस नहीं कर सकते, है ना, वो अकेला ही काफी है। तुम आओ तो भी सही, नहीं आओ तो भी सही, है ना, क्योंकि ऑनर की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी कंपनी में, है ना। चौथे पॉइंट पे आएंगे तो यहां क्या क्या ऑप्शन हो सकता है भाई? तो डिबेंचर, साथ में ले लो प्रेफरेंस शेयर को, और उसके साथ तो ये तीसरा पार्टनर का तो रहना तय है, इक्विटी शेयर। आई होप कि चीजें समझ में आई।
है ना। तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स हो सकते हैं भाई? 4 टाइप हो सकते हैं। सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ इक्विटी शेयर, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डिबेंचर एंड इक्विटी शेयर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। ओके, बहुत अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अच्छी तरीके से क्या स्क्रीनशॉट लेंगे? नॉर्मल भी लोगे तो भी वैसा ही दिखेगा, है ना। अच्छी तरीके से नोट्स बनाएंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में फिट करेंगे चीजों को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? उससे पहले मैं ये बता दूं कि कंपनी में बहुत सारे टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। फिर उसके बाद फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लिमिटेशंस थे तो इसको हटा के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन लाया गया था, है ना। ये सारी चीजें पढ़े होंगे। तो उसी में एक टाइप था, मतलब कंपनी का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखिए, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात ये ध्यान में रखेंगे, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुराना नहीं है। पुराना की बात करेंगे तो लीनियर, है ना। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, है ना। जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टाइप विच इन्वॉल्व, इसके अंदर 2 बेस्ड पे काम होता है, एक तो वर्क बेस्ड और दूसरा प्रोजेक्ट बेस्ड। ध्यान में रखिएगा, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टाइप है ना, मॉडर्न टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इन्वॉल्व्स वर्क बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। आई होप लॉजिक क्लियर रहेगा। ओके, इसमें होता कैसा है, तो जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ना कंपनी में, जितने भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसके लिए अलग अलग मैनेजर अपॉइंट किया जाता है ना। मैनेजर्स आर अपॉइंटेड एज पर द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग मैनेजर रहता है ना। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ईच प्रोजेक्ट मैनेजर इज गिवन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर टाइप के मैनेजर को अलग अलग काम और अलग अलग जिम्मेदारी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नोट्स अच्छी तरीके से बनाइएगा। इसके साथ मैंने ये इसलिए बता दिया क्योंकि इससे रिगार्डिंग 1 सेंटेंस और एमसीक्यू पूछा जाता है ना, कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। फिर ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो बच्चों अगला जो सवाल दिख रहा है आपको, लिखा है व्हाट कैन बी नोन थ्रू ट्रेड टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, है ना। ट्रेड टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू हमको क्या पता चलता है? जैसे कंपनी जब क्या बोलते हैं, जब किसी नए कैंडिडेट को हायर करती है तो कुछ टाइप के टेस्ट लेती है ना। तो वो टेस्ट के थ्रू उनको क्या पता चलता है? अलग अलग टाइप के टेस्ट लेते हैं ना, सुने होंगे आप। आईक्यू टेस्ट लेती है, ट्रेड टेस्ट लेती है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है ना। तो ये सारे टेस्ट के थ्रू वो क्या पता करती है? तो आपको नाम भी याद कर लेना है, आईक्यू टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, है ना। ये 4 टाइप की टेस्ट कंपनी कंडक्ट करती है अपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते टाइम पे, ठीक है, रिक्रूट करते टाइम पे। तो यहां पे जो क्वेश्चन बना है कि ट्रेड टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट से कंपनी को क्या पता चलता है? तो भाई ट्रेड टेस्ट से ये पता चलता है कि भाई द स्किल ऑफ द कैंडिडेट टू परफॉर्म द जॉब। जो काम के लिए वो आया है वो काम को परफॉर्म करने के लिए उसके पास स्किल है या नहीं है, वो कहां से पता चलता है? ट्रेड टेस्ट से। देखिए ट्रेड टेस्ट हेल्प्स टू नो द स्किल ऑफ द कैंडिडेट टू परफॉर्म द जॉब। दूसरा, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों लेती है कंपनी? तो साइकोलॉजिकल टेस्ट लेती है उसका नेचर, बिहेवियर जानने के लिए, कॉन्फिडेंस है या नहीं है बंदे में, एटीट्यूड पता करने के लिए, उनके हैबिट्स के बारे में पता करने के लिए, ये सारी चीजों को पता करने के लिए क्या करते हैं? साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन, ये कौन से चैप्टर का है मुझे नहीं पता, आप मुझे निकाल के दोगे कि आईक्यू टेस्ट कंपनी क्यों कंडक्ट करती है ना। क्या पता करना रहता है, क्या ऐसी चीज है जो जानना रहता है जिसके लिए कंपनी आईक्यू टेस्ट कंडक्ट करती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि आईक्यू टेस्ट कंडक्ट करने का क्या वजह होता है, ठीक है। आप हर दिन एक चीज नोटिस करते होंगे कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, है ना। क्वेश्चन देने का मेरा रीजन ये रहता है कि जो चीज आप कहीं से ढूंढ के लाके या उसको बार बार रिपीट करते हो ना, तो और बाद में लाके कमेंट बॉक्स पे लिखते हो तो आपको याद हो जाता है, वो चीजें है ना आपके दिमाग में फिट हो जाती है, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में देख लीजिएगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में किसके बारे में आंसर देना है? आईक्यू टेस्ट के बारे में, ठीक है। कि आईक्यू टेस्ट को
कंपनी क्यों कंडक्ट करती है, क्या जानना चाहती है एम्प्लॉय के बारे में, वो चीज के बारे में आप मुझे बताओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला जो सवाल है, व्हाट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है भाई? मैं कब से आपसे एक ही चीज डिस्कस कर रहा हूं, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक। जैसे मान लो कंपनी के अंदर कोई पोजीशन खाली है ना, उसी चीज को फिल करना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट करना। ठीक है, एचआर वाले जो होते हैं, कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट वाले, वो ये सब काम करते हैं। ठीक है, उनको एचआरएम डिपार्टमेंट बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है एक्वायरिंग एट द राइट टाइम, सही समय पे, सही नंबर में, मतलब जितने लोगों की जरूरत है, इन द राइट प्लेस, मैनेजमेंट की जगह पे मैनेजमेंट, मिडिल लेवल वाले मिडिल, मतलब जो जगह खाली है उसके अकॉर्डिंग राइट प्लेस एंड विद द राइट क्वालिफिकेशन। यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। सही टाइम पे, सही नंबर के साथ, सही प्लेस पे और सही क्वालिफिकेशन के साथ अगर आप फिल करवा दे रहे हो, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। ओके, रिक्रूटमेंट क्यों किया जाता है भाई, ये प्रोसेस की क्यों जरूरत पड़ती है? तो जब नई एंटरप्राइज ओपन होती है तब, है ना, व्हेन अ न्यू एंटरप्राइज इज एस्टैब्लिश्ड, या तो एग्जिस्टिंग यूनिट इज एक्सपांडेड ना, छोटी इंडस्ट्रीज थी, अब बड़ा इंडस्ट्री करना है तो उसमें लोगों की जरूरत पड़ेगी तो रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, और व्हेन एन एम्प्लॉय रिजाइंस, रिटायर्स और डाइज, है ना, किसी एम्प्लॉय का डेथ हो जाए, कोई पर्सन रिटायर होके जा रहा है या तो कोई रिजाइन कर रहा है कंपनी को, तो ये सारे टाइम में भी रिक्रूटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन और 1 मार्क के लिए क्वेश्चन, ये दोनों अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। 2 मार्क में बनेगा, आप ये दोनों को साथ में लिखोगे अगर सिर्फ व्हाट इज रिक्रूटमेंट भी लिखा हुआ है तो भी। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई। आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और मैं जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरे ख्याल से वो चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी, चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नोट्स थोड़ा टफ पड़ रहा है ना, तो और आसान बना दूंगा। मुझे आपके रिव्यूज जरूर दिया करो, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस पर अपना रिव्यू जरूर दिया करो, मुझे जरूर बताया करो कि कैसा वीडियो लगता है आपको। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसके अंदर मैं और भी सेक्शन सी के बारे में डिस्कस करूंगा। मैंने आपको बोला था टोटल 50 क्वेश्चन सेक्शन सी के ऊपर प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।